मैं मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का इतिहास का पेपर होगा, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपको करवाने वाला हूं। इसमें आपके सामने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी यूनिट का रिवीजन करवाऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का, कितने सब्सक्राइबर का, 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है वो अचीव हो जाए। करो भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और पीडीएफ, ये सॉल्यूशन जो पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं, मिलेगी उसी को जिसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। समझ में आ गया? किसको मिलेगी? जिसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसको आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। अगर फ्री में पीडीएफ प्राप्त करनी है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के चैनल पर क्लिक करना है। ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन एमडीसी लिखा होगा, यहाँ पर इस चैनल में आने के बाद में भाई इस यहाँ भी बतानी है, सारी की सारी चीजें आपको बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी ने लेप्स का सिद्धांत। मैं आपको बता देता हूं, ये प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना, कंपटीशन में भी ये प्रश्न आता है और कितनी बार आया पता नहीं, तो अच्छे से याद कर लो। वेलेस्ली, जो वेलेस्ली थी, वेलेस्ली जो थे लॉर्ड आपके सामने, जिन्होंने क्या किया था, सहायक संधि को लेकर आए थे। समझ में आ गया? और लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहते, लेप्स का सिद्धांत लेकर आए थे, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ये दो सबसे मारा कूटनीतिक हथियार साबित हुए। इन नीतियों ने सबसे बड़े किसी बड़े युद्ध के भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला खड़ा किया। अच्छा देखो क्या होने लगे, धीरे धीरे ये आपके सामने भारत पे क्या है, इन्होंने अंग्रेज है, इनको अब ये पता चल गया कि अब हमने अपनी कंपनी तो स्थापित कर ली है, अब अपन ने क्या अपने पैर जमाने तो शुरू कर लिए, लेकिन ये जो यहाँ पर रियासतें हैं, यहाँ के जो राजा है ना, वो इतने कुशल नहीं है, इतने समझदार नहीं है। दूसरी बात क्या है, भारतीय राजा क्या आपस में लड़ते रहते हैं। समझ में आ गया? एक कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है। पहले क्या मुगल हुआ करते थे, जब तो क्या केंद्रीय शक्ति हुआ करती थी, उसके अधीन सभी राजा रहते थे, तो आपस में युद्ध कम लड़ते थे। लेकिन अब मुगल रहे नहीं इतने मजबूत, तो ये राजा आपस में लड़ रहे हैं। समझ में आ गया? तो उनको ये बात पता चल गई कि इन राजाओं को तो आपके सामने आपस में लड़ाई करवा कर जीतना बहुत आसान है। समझ में आ गया? तो इसी के अधीन इन्होंने अपनी कूटनीति का उपयोग किया। क्यों? समझदार तो थे अंग्रेज, तो इन्होंने क्या लेकर आए, सबसे पहले सहायक संधि। कौन सी संधि भाई? सहायक संधि, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। बताऊंगा, कंपटीशन में भी प्रश्न आता है। लॉर्ड वेलेस्ली को 1798 से लेकर 1805 द्वारा शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य भारतीय राज्यों में ब्रिटिश रक्षा कवच के में लाकर इसे पंगु बना दिया। इन्होंने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से लेकर 1805 में इस नीति को लाया गया। क्या किया गया? इस नीति को लाया गया। अब इस नीति का काम क्या था भाई? अंग्रेजों ने क्या सभी राजाओं के पास गए और उन्हें कहा कि भाई आप पर क्या है, कोई भी बड़ा राजा अटैक कर देता है, तो वो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, कर दी ही, कन्नाड़ा कर दी, को बड़ो राजा हो मोटो राजा हो, वो क्या कर दे, अटैक कर दे। तो इसके लिए बचने के लिए तुम क्या करोगे? बोले मेरे पास तो इतनी सशक्त सेना ही नहीं है। तो बोलो सेना, बोले हम देंगे। अंग्रेज बोले सेना, बोले हम देंगे। तो बोले सेना तो आप दोगे, लेकिन फ्री में तो कुछ करते नहीं हो, तो बोले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अंग्रेज बोले कुछ ज्यादा नहीं करना, बोले आपको बोले हमारी सेना रखनी पड़ेगी। बोले रखनी पड़ेगी युद्ध करने के लिए, तो बोले आपको उसका वेतन भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो सेना आप रखोगे उसके लिए वेतन भी देना पड़ेगा। बोले ठीक है, वेतन भी दे देंगे। बोले और खर्चे होंगे वो भी देना पड़ेगा। बोले वो भी दे देंगे। बोले जब ठीक है। समझ में आ गया? तो ये मोटा मोटी बात आपको समझा दी है। तो इस नीति से क्या क्या अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या हुए, अब अंग्रेज क्या थे, अब आप हो गए सर इससे क्या फर्क पड़ गया? अरे सारा ही फर्क पड़ गया। आप कोई भी इंसान की, वो कहते ना अपनी की अंगुली पकड़ते पकड़ते पूंछा पकड़ लेता है इंसान, हाथ पकड़ लेता, वही अब अंग्रेज क्या अपने वहां पर धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति करने लगे। तो इससे उस राज्य के बारे में पता चल गया। समझ में आ गया? तो धीरे धीरे जो बड़े बड़े राज्यों पर इन्होंने इस प्रकार से कब्जा करना शुरू किया। शर्त क्या थी संधि की? संधि करने वाले राज्य को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी। जो भी राज्य संधि करेगा, क्या करेगा, जो भी राज्य संधि करेगा उसको वहां पर क्या करनी पड़ेगी, अपनी ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा भाई? ब्रिटिश सेना है उसको रखना पड़ेगा। ये उसका सबसे मुख्य बिंदु था।
इस जो संधि थी उसका मुख्य बिंदु यही था कि जो भी राज्य यहां पर आपके सामने संधि करेगा उसको अपनी सेना रखनी पड़ेगी, जिसका खर्च वह स्वयं उठाता था। जिसका खर्च कौन उठाएगा? वह स्वयं उठाएगा भाई। क्यों? बोले अगर सेना तुम रखोगे, उपयोग तुम रखोगे, तो अंग्रेज बोले हम क्यों दे तनख्वाह? बोले तुम राज्य वाले दो इसकी तनख्वाह। राज्य के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंस को नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, और क्या किया जाएगा? एक ब्रिटिश का अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आपके राज्य में नियुक्त किया जाता है, और राज्य बिना अनुमति से किसी अन्य विदेश से संबंध। अच्छा, अंग्रेजों ने दोहरी तलवार चला दी। उन्होंने क्या कहा कि तुम राज्य है ना, जो हमारी जो सहायक संधि करेगा वो ना फ्रांस, पुर्तगाली, नीदरलैंड, जो अन्य देश के जो विदेशी जो यहाँ पर आक्रमण विदेशी आ रखे ना, जो और भी कंपनियां रखे, उनके साथ तुम संधि नहीं कर सकते, कोई संबंध नहीं कर सकते, कोई व्यापार नहीं कर सकते। तो इससे अंग्रेजों को क्या फायदा हो गया? इसको ये फायदा हो गया कि उन्हें जो फ्रांस था ना, वो अंग्रेजों का मुख्य टक्कर देने वाला था, तो उससे क्या हो गया? इनको मुक्ति मिल गई। प्रभाव, इस नीति ने भारतीय राजाओं की संप्रभुता छीन ली। अब क्या भाई, राजाओं का राज्य तो खुद का था, लेकिन चला कौन रहे थे? एक तरफ से थोड़ा बहुत अंग्रेजों का भी दखल देखने को दे गया। समझ में आ गया आपके सामने? वे अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ गया उनको। अब धीरे धीरे क्या हो गया भाई? धीरे धीरे भाई कोई आदमी को जब ऐसे पता है कि भाई एक घर है, उसमें दो भाई हैं, एक भाई खूब पैसे कमाने वाला है, तो छोटे वाले को पता है भाई बड़ा तो कमा रहा है, क्या टेंशन है। और घर में एक ही कमाने वाला होता है, तो उसको पता भाई मेरे को कमाना है, मेरे को मेहनत करनी है, तो वो खूब मेहनत करेगा। तो वही बात है, धीरे धीरे भारतीय राजाओं ने क्या किया? अपनी जो स्वतंत्रता भी अंग्रेजों को सौंप दी, और अब धीरे धीरे वो ये सोचने लगे कि चलो हमारी रक्षा करने के लिए अंग्रेज तो है, तो हमें क्या टेंशन लेने की जरूरत है। समझ में आ गया? जिससे उनके सैनिक बेरोजगार हो गए और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। साथ के साथ उनके जो सैनिक है वो भी बेरोजगार होने लगे। साथ के साथ भाई वेतन जो आपके सामने जो अंग्रेज खुद के सैनिकों को भी देना पड़ता था और अंग्रेजी की सेना को भी देना पड़ता था, तो अर्थव्यवस्था पर भी खर्चा लगने लग गया। और इसी तरीके से हैदराबाद, मैसूर और अवध इसके प्रमुख शिकार बने। क्या? हैदराबाद हो गई, मैसूर हो गई और अवध जैसे जो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, वो आपके सामने इस कूटनीति का शिकार हो गए। क्या हो गए? इस कूटनीति का वो शिकार हो गए एक तरीके से। चलिए अगले वाला सिद्धांत है लेब्स का सिद्धांत या हड़प नीति। दोनों सिद्धांत इंपोर्टेंट है, सहायक संधि और लेब्स का सिद्धांत। डलहौजी ने 1848 से लेकर 1850 में इस अनैतिक नीति के माध्यम से राज्यों का विलय करवाया। क्या कराया? नाम देखना, हड़प नीति। इसमें क्या था कि भाई अगर कोई भी राजा है, अगर उसका उत्तराधिकारी, अब राजा का उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका बेटा या उसका आपके सामने भाई कोई पोता हो। तो इन्होंने क्या कहा राजा अंग्रेजों ने कि भाई तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे बेटा नहीं हो, कोई भी राजा है उसकी जवानी में मृत्यु हो गई, उसको बेटा नहीं हुआ, तो तुम गोद नहीं ले सकते। भाई गोद लेकर भी तो किसी को बना सकते हैं, या राज्य में अपने सेनापति को बना दिया और किसी को बना दिया। बोले ऐसे नहीं होगा, तुम्हारा उत्तराधिकारी तुम्हारा बेटा ही बनेगा। अगर बेटा नहीं हुआ तो तुम्हें क्या हो जाएगा? तुम्हारा राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपके सामने जो नीति थी, इसको किसके नाम से जाना जाता है? हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार यदि आश्रित राजा का शासक बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो वो राज्य स्वतः ही ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा। क्या कहा गया कि अगर कोई भी आश्रित राज्य शासक के बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के, मतलब कोई अगर स्वाभाविक उत्तराधिकारी अगर उसका नहीं हुआ, राजा का स्वाभाविक उत्तराधिकारी उसका बेटा या पोता अगर नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो राज्य ऑटोमेटिक ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। आप और किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, आपके परिवार में आपके बेटे को ही बनाना पड़ेगा। दंतक पुत्र अडोप्टेड सन की उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने कहा मानते नहीं, आप कोई भी किसी को गोद लेकर नहीं बना सकते, आपको तो अपने बेटे को ही बनाना पड़ेगा। अंग्रेज समझदार बहुत थे, उनको पता था ऐसा अगर नहीं हुआ तो इसका अपन फायदा उठा लेंगे। प्रभाव, सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर जैसे राज्यों में इस नीति के लिए हड़प लिया। अब झांसी की रानी क्यों लड़ाई लड़ी? उन्होंने इस नीति के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उनका बेटा छोटा था, तो महिलाओं को, अंग्रेज महिलाओं को भी राज्य नहीं संभालने देते थे, वो तो उसके बेटे को संभालने देते। तो इसीलिए क्या करती, झांसी है वो भी अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, इसीलिए झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा था।
इससे क्या हुआ, भारतीय शासकों के बीच में असुरक्षा और ब्रिटिश शासन के प्रति घोर असंतोष हो गया। इतने दिन तो क्या है, जो राजा थे ना, वो आपके सामने अंग्रेजों के थोड़ी बहुत सहानुभूति रख लेते थे, लेकिन इससे हर राजा को एक खतरा मंडराने लग गया कि कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे अंग्रेज, भाई हमारा भी राज्य छीन लेंगे, क्योंकि पुत्र हो ना हो तो इससे क्या हो जाता था, उनको डर फैलने लग गया और घोर असंतोष फैला अंग्रेजों के खिलाफ। आलोचनात्मक परीक्षण, अनैतिकता, ये दोनों नीतियां अंतरराष्ट्रीय कानून और भारतीय परंपराओं के विरुद्ध थी। चाहे आपके सामने हड़प नीति थी, चाहे आपके सामने सहायक संधि थी, दोनों की दोनों संधियां क्या थी, भारतीय जो विचारधारा और भारतीय जो परंपरा थी उसके खिलाफ थी, उसके विरोध में थी। सहायक संधियों ने राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। क्या कर दिया, जो सहायक संधि थी उसने धीरे धीरे राज्यों को कमजोर करना शुरू कर दिया, और हड़प नीति ने तो उनके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। क्या किया, हड़प नीति ने तो धीरे धीरे उनका जो अस्तित्व था, जो उनकी वास्तविकता थी, उसको ही खत्म कर दिया पूरी तरीके से। समझ में आ गया आपको? तो यही है, ये दोनों नीतियां बहुत ज्यादा खतरनाक रही। आर्थिक शोषण, इन नीतियों के कारण भारत के धन का निष्कासन हुआ, क्योंकि राज्यों में ब्रिटिश सेना और रेजिडेंस का भारी खर्च उठाना पड़ा। ये दोनों नीतियां हैं, चाहे आपके सामने अंग्रेजों की जो दोनों नीतियां हैं, इन्होंने क्या हुआ, भारी धन निष्कासन हुआ। इससे क्या हुआ, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोगों का जो पैसा है वो अंग्रेजों के पास धीरे धीरे जाने लग गया, जिससे क्या हुआ, आपके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और अंग्रेजों के पास पैसा जाने लग गया। 1857 की क्रांति की नींव, इन विस्तारवादी नीतियों ने भारतीय राजाओं, सैनिकों और जनता के मन में जो आक्रोश पैदा किया, वही 1857 की क्रांति के मुख्य राजनीतिक कारण बना। क्या हुआ, यही जो विस्तारवादी नीतियां हैं, इनसे जो भारतीय राजाओं और सैनिकों जनता के जो मन में जो आक्रोश बढ़ता है, इसी के कारण 1857 की जो क्रांति है वो देखने को मिलती है। अनेक यही 2-3 के कारण थे जिसके वजह से अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष फैला। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी हो जाती है समय के साथ। सहायक संधि और लैप्स का जो सिद्धांत है वो ब्रिटिश साम्राज्य को सफल लेकिन अत्यंत क्रूर उपकरण थे। इससे अंग्रेजों को तो फायदा हुआ, लेकिन क्या हुआ, इनके खिलाफ असंतोष भी काफी फैलने लगा। भारतीय राजनीति मानचित्र पूरी तरीके से बदल गए और अंग्रेजों के भारत का निर्माणवादी स्वामी बनाने लगे। धीरे धीरे क्या करने लगे भाई, ऐसे मानने लगे अंग्रेज हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो ये था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपकरण के रूप में सहायक संधि व लैप्स के सिद्धांत के बारे में अपन ने पढ़ा। मात्र 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। अभी आपके सामने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट करो, फिर अगला टारगेट लेंगे। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से को प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से वहां से जाकर डाउनलोड करके पढ़ लेना। चलिए पढ़ते हैं, धन निष्कासन तथा कुटीर उद्योगों के हास के विशेष संदर्भ में उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसे थी, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय संसाधनों का दोहन करके ब्रिटिश में औद्योगिक हितों को पूर्ति करना था। क्या था, भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, अंग्रेजों के द्वारा जो अर्थव्यवस्था चल रही थी, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय जो चीजें, भारतीय जो संसाधन है, चाहे आपको पता है भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज के समय में चिड़िया बची है, उसके पंख नहीं रहे हैं, उड़ ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि भाई अपना क्या सारा वो पंख कौन कतर ले गए, अंग्रेज ले गए। बहुत पैसा था अपने पास, समझ में आ गया, लेकिन वो पैसा धीरे धीरे आपके सामने इन्होंने निकालने, कुछ तो ये जो मुस्लिम आक्रांताएं आए है ना, वो ले गए, कुछ आपके सामने इन्होंने ये जो अंग्रेजों ने बैठा दिया देश का, आपके सामने क्या क्या धीरे धीरे जितनी भी जो चीजें थी उनको संसाधनों को दोहन करने लगे। ब्रिटिश के औद्योगिक हितों को पूर्ति करना था, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के जो औद्योगिक हित हैं, क्यों, क्योंकि यहां से कच्चा माल लेकर जाते थे। क्या करते थे अंग्रेजों, क्या नीति होती, यहां जैसे कपास उगता था, है ना, तो यहां से सस्ते में कपास खरीदते अंग्रेज, क्या करते, लगान टैक्स के बदले सस्ते में कपास खरीद लेते, विदेश में जाते अपनी कंपनियों से सस्ता माल उनको देते, वो वहां से कपड़े बनवाते और भारतीय बाजार में बेच देते। तो देख लो, तो सस्ता, यहां से माल भी सस्ता ले रहे हैं टैक्स के रूप में, सस्ता वहां से आपके सामने उद्योग कपड़ा बना रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा, अपने देश में रोजगार मिल रहा उनको, अंग्रेजों को, और यहाँ पर जाकर बेच रहे हैं भारतीय लोगों का पैसा। तो दो तरफा इन्होंने पैसा अपने भारतीय लोगों से खरीदा। और भारतीय अर्थव्यवस्था वो चौपट कैसे हुई, अब भारतीय लोग जो उद्योग क्या करते थे, अपने वाले यहाँ पर हाथों से कपड़े बनाते थे, वो मशीनों से, तो मशीनों से सस्ते बन जाते थे, और यहाँ पे महंगे बनते थे, तो महंगे बनते थे, तो लोगों बाजार में महंगे बेचते, तो खरीदता कौन, सस्ती चीज खरीदते हैं भाई सब। तो क्या होने लगा, धीरे धीरे अंग्रेज है वो
आपके सामने उनका कपड़ा ज्यादा बिकने लगा, उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा फैलने लगी, उनके उद्योग ज्यादा विकसित होने लगे, हमारे वाले धीरे धीरे बंद होने लगे। तो हमारे लोग एक तरफ तो बेरोजगार होते जा रहे थे, उनके उद्योग ठप होते जा रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज सस्ते में यहाँ पर माल ले जाकर अपनी उद्योग भी चला रहे थे और यहाँ से पैसा भी हड़प रहे थे। तो यही है, इस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन से सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और विउद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से इसको बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। किसके माध्यम से? विउद्योगीकरण के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है धन निष्कासन का सिद्धांत। कौन सा? ड्रेन ऑफ वेल्थ। कौन सा सिद्धांत है भाई? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या कहता है? दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट किया कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण यहाँ के धन एक तरफा प्रभाव ब्रिटेन की तरफ जाना है। भाई पिछले कुछ सालों से, जैसे अंग्रेज आए ना, उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक थी, अच्छी थी, कुल मिला के ये मान सकते हो, है ना, इतनी ज्यादा समस्या नहीं थी। 200 सालों में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी की तरफ, लोग भूखमरी से मरने लगे। ऐसा क्या होने लगा? तो इसी के बारे में रिसर्च करके दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक किताब लिखी। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो गरीबी है ये अंग्रेजों की देन है। समझ में आ गया? ये ऐसे समझ लो, इस किताब का नाम तो ये था गरीबी भारत के, अंग्रेजों के राज में गरीबी क्यों फैली भारत में, इस तरीके से। और उन्होंने बताया कि क्यों फैली, क्योंकि अंग्रेज क्या करें, धीरे धीरे हमारा पैसा खोस कर, खसोट करके क्या करें, विदेशों में लेकर जा रहे हैं, जिसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता है। भारत को सिर्फ ये अंग्रेज क्या करें भाई, जैसे सरकार हमसे भी टैक्स लेती है, लेकिन इसके बदले में फ्री में अनाज दिया जा रहा है लोगों को, फ्री में शिक्षा दी जा रही है, फ्री में अस्पताल बनाते हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो इससे कहीं क्या होता है, आपको व्यापार बढ़ता है, आपको बिजनेस करने में आपका प्रगति होती है उस चीज में। समझ में आ गया? लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत पर पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते थे, सारा का सारा पैसा ले जाकर ब्रिटेन इधर की साइड में ले जाते थे। चलिए, निष्कासन के माध्यम, निष्कासन का क्या माध्यम है? ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन, भारत में विदेशी कर्ज पर ब्याज, रेलवे बुनियादी ढांचे पर निवेशित ब्रिटिश पूंजी का मुनाफा और होम चार्जेस, लंदन स्थित भारत कार्यालय का खर्च। मतलब ब्रिटिश अधिकारी क्या करते हैं, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन भी कहां से निकलता था? भारत के दिए गए टैक्स पर। समझ में आ गया? भारत के विदेशी कर्ज पर ब्याज, क्या करते थे, भारतीय लोगों से टैक्स लेते थे और भारतीय लोगों को ब्याज पर दे देते थे वही पैसा, है ना, और कर भी वसूल, उनसे ब्याज भी वसूलते थे। समझ रहे हैं ना? हर तरफ से अंग्रेजों ने लूटा आपके सामने। वो पुरानी मूवी में नहीं होता था वो साहूकार जो हर तरफ से लूटता था, वैसे थे अंग्रेज। रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे पर निवेशित ब्रिटिश पूंजी से मुनाफा। अच्छा, रेलवे हो गया, डाक सेवा होगी, इस प्रकार की सेवा इन्होंने अपने फायदे के लिए करी थी शुरू, है ना, तो उस पर भी ये मुनाफा कमाया करते थे। और होम चार्जेस, लंदन स्थित भारतीय कार्यालयों का खर्चा। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, भारतीय जो पद वाक, जो संसद के कुछ आपके सामने, जो ब्रिटिश संसद है उसके कुछ अधिकारी जो भारत के लिए काम करते थे, उन लोगों का भी खर्चा भारत से वसूलते थे। तो ये मान लो भारतीयों पर इन्होंने पूरा का पूरा जोर डाल दिया था, सारा का सारा, बोले भारतीयों से लेंगे बोले हम तो। पर प्रभाव, इस निरंतर प्रभाव ने भारत की पूंजी को सुखा दिया। ये जो लगातार जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत से जो पैसा ले रहे थे, इससे क्या हुई, भारतीय पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। भाई कुएं को पानी निकालते रहोगे सुबह शाम, तो कभी तो वो भी सूख जाता है। तो वही है, धीरे धीरे क्या हुआ, इस प्रकार जो अंग्रेज है ना, वो भारतीय अर्थव्यवस्था से पैसे सोखते रहे और भारतीय लोग धीरे धीरे गरीब होते रहे। जहां यहां पर आंतरिक निवेश के अवसर खत्म हो गए और अंग्रेजों ने भारत पर वापस इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा सिर्फ निकालते रहे और बार बार। और इससे क्या हुआ, इसके बाद में एक प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई, उस समय अकाल वगैरह भी बहुत आए, इससे भी आपके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। कुटीर उद्योगों का हास होना, विउद्योगीकरण। ब्रिटिश नीतियों ने भारत में विश्व प्रसिद्ध हथकरघा व कुटीर उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के जो छोटे मोटे उद्योग हुआ करते थे, कुटीर उद्योग हुआ करते थे, उनको क्या कर दिया, अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति के माध्यम से इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे खत्म कर दिया उनको। क्या कर दिया, अपनी कूटनीति के माध्यम से इन्होंने अपना जो हथकरघा उद्योग हुआ करता था, कुटीर उद्योग हुआ करता था, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। मशीनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद वहां की मिलों में बना सस्ता कपड़ा
भारत में भर दिया गया, जिससे भारत में बने वस्त्र उद्योग पिछड़ गया। क्या हुआ करता था उस समय, भारत का जो कपड़ा है ना वो हाथों से बनता था, महंगा पड़ता था, लेकिन कपड़ा बनता शानदार था। तो पहले तो विदेशों में बिकता था इंडिया का कपड़ा, है ना। लेकिन जैसे अंग्रेज आए, इन्होंने क्या किया, भारत से सस्ता कपास खरीदा, मिलों से वहां पे सस्ता कपड़ा बनाकर भारत में सस्ता कपड़ा बेचने लगे, और यही कपड़ा विदेशों में भी बेचने लगे। तो भारतीय कपड़े की डिमांड धीरे धीरे कम होने लग गई, क्योंकि सभी लोग सस्ता ही खरीदते हैं भाई, है ना। तो इससे क्या होने लग गया, भारत का जो आपके सामने जो हाथ से बना वस्त्र वो पिछड़ने लगे। भेदभावपूर्ण शुल्क नीति, भारतीय हस्तशिल्प पर भारी निर्यात शुल्क लगाया। अंग्रेजों ने क्या किया, अगर भारतीय लोग अगर क्या करते थे, अपने कपड़े को बाहर बेचते थे तो उस पर बहुत टैक्स लगाते थे ताकि वो नहीं बेच सके। समझ में आ गया, इनका खुद की चीजें ज्यादा भेजी जाए। जबकि ब्रिटिश वस्तुओं पर भारत में बिना किसी आयात शुल्क आने दिया। और भारत पे क्या करते हैं अंग्रेज, क्या करते थे, जो ब्रिटेन की जो बनी हुई चीजें जो भारत में आती थी ना, उनको क्या एकदम बिल्कुल टैक्स नहीं लेते थे उनसे। तो इससे क्या हो गया, वो एकदम सस्ती पड़ती थी। अब जैसे क्या हो गया भाई, भारत में अगर मान लो BMW जैसी कोई गाड़ी अगर आप लेकर आना चाहते हो ना, तो जितने की गाड़ी है ना उतना ही उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। लग्जरी गाड़ी पर 50% उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है ना। जैसे 1 करोड़ की ना, तो वो आपको 1.5 करोड़ की पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने क्या है, वो विदेशों में बन रही है, विदेशों में पैसा जा रहा है ना। इसके बजाय कि ये टैक्स इसीलिए लगाया जाता है कि आप भारत में बनी हुई चीजें खरीदो। समझ में आ गया, ये टैक्स इसीलिए लगाया जाता है कि आप भारत में बनी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदो। तो अंग्रेज क्या करते थे भैया, जो मैंने 50% टैक्स बताया ना BMW पर, वो नहीं लगाया। तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ में आपके सामने कोई चीज है वो यहां पर आ गई। अब भारत में वैसी गाड़ी अगर 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बन रही है, तो लोग 1 करोड़ वाली BMW खरीदेंगे, 1 करोड़ 10 वाली क्यों खरीदेंगे। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आपके सामने होने लग गया। कच्चे माल का निर्यात, अंग्रेजों ने कपास रेशम जैसे कच्चे माल को कम कीमतों पर ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। यहाँ पर क्या करते थे, जो कपास वगैरह है ना, नील कपास, जो मसाले हो गए, ये भारत, चाय हो गई, ये भारत में काफी मात्रा में उगती थी। तो अंग्रेज क्या करते थे भाई, इनको सस्ती मात्रा में वहां पर बेचते थे और अपनी कंपनियों से बनवाकर यहाँ पर भेज देते थे, जिससे भारतीय कारीगरों को कच्चा माल महंगा और दुर्लभ हो गया। इससे क्या हो गया, अंग्रेजी सारा खरीद लेते थे, तो भारतीय लोगों को तो कच्चा माल सस्ते में मिल ही नहीं पाता था। राजसी संरक्षण कांड, रियासतों के विलय के कारण कुटीर उद्योगों को मिलने वाला राजकीय संरक्षण भी समाप्त होने लगा। अब धीरे धीरे क्या हो गया भाई, अंग्रेज क्या करने लगे, राजाओं को अपने अधीन करने लगे। अब अंग्रेज राजा उनके अधीन होने लगे, तो उसका क्या नुकसान हुआ, जो भाई छोटे छोटे मोटे उद्योग जो राजा चलाया करते थे ना, वो भी धीरे धीरे अंग्रेजों के वो चीजें अधीन आने से नष्ट होने लग गई। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति का विश्लेषण। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था एक पूरक अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी, पूरक अर्थव्यवस्था थी, जिसे केवल ब्रिटेन के लाभ के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब जो उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी वो एक प्रकार की कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी थी। कैसी थी, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो अंग्रेजों के लिए फायदेमंद थी, एक तरफा थी। मतलब व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण नील कपास अफीम की खेती में किया गया, जो ब्रिटिश कारखानों को कच्चा माल मिले और उद्योगों की कमी हुई। धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर हो गया ना, उसको बिजनेस मॉडल लागू कर दिया गया। जैसे नील हो गया, कपास हो गया, अफीम की खेती हो गई, इन सब चीजों को क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, जिससे क्या हो, ब्रिटिश कारखानों को क्या हो गया, कच्चा माल मिलने और जो खाद्यान्न है वो भारत में उनकी कमी होने लग गई। ग्रामीणीकरण, उद्योगों के पतन के कारण ग्रामीण कारीगर शहरों से गांव की ओर लौटे, जिससे भूमि और जनसंख्या का दबाव बढ़ा और गरीबी गहरी हुई। पहले लोग भाई आपके सामने गांव से शहरों की तरफ जा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या काम कर सके वहां पर अलग अलग प्रकार के उद्योगों में, लेकिन उद्योग ही नहीं रहे भाई। जब शहरों में काम ही नहीं रहेगा तो लोग वापस गांव में आने लगे। इससे क्या हो गया, कृषि करने लगे। अब कृषि पर दबाव बढ़ने लग गया और गरीबी और बढ़ने लग गई, और इसको और मजबूत किया, अकाल वगैरह भी पड़ने लग रहे थे उसमें। धन निष्कासन और कुटीर उद्योगों के पतन ने भारत को एक समृद्ध औद्योगिक देश से बदलकर ब्रिटिश ने कृषि प्रधान उपनिवेशिक और कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। ये अंग्रेजों की देन है भारत को कृषि प्रधान देश बनाना। समझ में आ गया, भारत एक औद्योगिक देश हुआ करता था, बहुत से उद्योग थे भारत में पहले, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बस कृषि पर निर्भरता धीरे धीरे ऐसी नीतियां लागू की कि भारत कृषि प्रधान देश बनकर रह गया।
तो ये था आपके सामने धन निष्कासन एवं कुटीर उद्योगों के हास के विशेष संदर्भ में उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे का प्रश्न। कैसा लगा जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास का जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उग्र राष्ट्रवाद के उदय एवं स्वदेशी व होम रूल आंदोलन के महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना है कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है और स्वदेशी व होम रूल आंदोलन के महत्व के बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। साथ के साथ चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। 30,000 सब्सक्राइबर का मैंने टारगेट ले रखा और मुझे उम्मीद है अपन सब मिलकर इस टारगेट को जोर से अचीव करेंगे। सभी बच्चे चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन। इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ये पीडीएफ फ्री में वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को अपने टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसको पढ़ लेना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे एक नया मोड़ आया जिसे उग्र राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब जब 20वीं सदी की शुरुआत होती है ना, जब भाई 1900 वाली है ना, जो 1900 से लेकर 2000 तक की, जो जिसमें खास करके तो 1900 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं है, उसके बीच में आपके सामने भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता का आंदोलन है, उसमें अनेक मोड़ आए। उसमें एक आपके सामने जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था वो था उग्र राष्ट्रवाद का, कि अब जो जनता है वो अंग्रेजों से बातचीत नहीं करना चाहती थी, सीधी लड़ाई करना चाहती थी। समझ में आ गया? उसी को क्या कहा जाता है? उग्र राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। उग्रवादियों की प्रार्थना व याचिका की नीतियों जो उदारवादियों की प्रार्थना और याचिका की नीतियों की विफलता ने युवाओं के एक वर्ग को अधिक आक्रमणकारी और प्रत्येक संघर्ष की ओर प्रेरित किया। क्या हुआ करता था? उदारवादी कौन हुआ करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, है ना, ये वो नेता थे भाई, बड़े बुजुर्ग आदमी थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके अंदर जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो क्या थे भाई आपके सामने? वो कहते थे कि अंग्रेजों के साथ क्या है भाई, ज्यादा ताकतवर है, तो इनसे कोई विनती करके, है ना, आंदोलन करके, कोई लेटर वगैरह पत्र वगैरह देकर इनसे बात मनवा सकते हैं। लेकिन अंग्रेज ऐसे मानने वाले थे नहीं। अब भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नए नए नेता आने शुरू हुए, है ना, जिसमें बाल गंगाधर तिलक हो गई, है ना, विपिन चंद्र पाल हो गए। ये सब क्या थे? आपके सामने नए नेता थे। अब भाई नए लोग, नए बच्चों में नया खून रहता है, जोश ज्यादा रहता है, तो इन्होंने क्या कहा कि बहुत दिन हो गए, इनसे याचिका वाचिका नहीं करेंगे, सीधी लड़ाई करेंगे अंग्रेजों से। आंदोलन में भी हिंसक आंदोलन का इन्होंने क्या की? बात की। जो उदारवादी थे वो अहिंसात्मक आंदोलन की बात करते थे और इन्होंने हिंसा का सहारा लेना उचित समझा, कि इन्होंने, उग्रवादियों ने। यह अंतर था। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण, क्यों एक उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है? ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया नीतियां, लॉर्ड कर्जन ने दमनकारी नीतियां, विशेषकर 1905 का बंगाल विभाजन। क्या होता है? ब्रिटिश शासन, जो अंग्रेज हैं, वो क्या कर रहे थे आपके सामने? उनके द्वारा जो खतरनाक नीतियां लागू की गई, जो भारतीय लोगों को कुचलने के लिए जो दमनकारी नीतियां लागू की गई, उनके लिए, उनके विरोध में आपके सामने इन्होंने क्या किया? ये प्रयास किया। विशेष करके जो 1905 का जो बंगाल का विभाजन था, कौन सा? 1905 का जो बंगाल का विभाजन था, उसमें उग्र राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा तत्कालिक बना दिया। इससे क्या हुआ? जो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपके सामने प्रशासनिक विफलता का नाम दिया, कि यहाँ पर प्रशासन सही से नहीं चल रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। लेकिन ये कूटनीतिक चाल थी। क्या चाल थी? अंग्रेजों को यह पता चल गया था 1857 की क्रांति के बाद में और उसके बाद में अनेक आंदोलन में, कि अब भारतीय लोग सजग, सतर्क और एक होने लगे हैं, और इसमें हिंदू और मुस्लिमों की जो एकता है वो हम पे भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो इसके विरोध में इन्होंने क्या किया? हिंदू और मुस्लिमों में विरोध करने के लिए इनकी जो खाई बनानी इन्होंने शुरू की, और वो खाई इतनी बड़ी हुई कि इन्होंने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसमें जो वर्तमान बंगाल आप देखते हो, कौन सा? भारत का जो बंगाल है ना, ये जो इसको पश्चिमी बंगाल बोला गया, पश्चिमी बंगाल के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, और जो पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, उसमें पहले थोड़ा असम वाला हिस्सा भी आया करता था, वहां को पूर्वी बंगाल बोला गया, और उसके अंदर मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा थी। तो एक तरीके से उन्होंने बहुत ही भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदू और मुस्लिमों में क्या कर दिया? उसको विभाजित कर दिया।
और इस चीज को भारतीय लोगों ने समझा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेताओं ने समझा और उनके अंग्रेजों के खिलाफ सीधे युद्ध स्तर की जो आंदोलनों की शुरुआत उनके द्वारा कर दी गई। आर्थिक शोषण, निरंतर बढ़ते अकाल और गरीबी ने क्या कर दिया, भारतीयों में विश्वास दिला दिया कि ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य भारत का विनाश है। धीरे धीरे भारत में क्या हुआ, प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत सी आई उस समय, अकाल, अनेकों अनेक अकाल पड़ने लगे। और उस अकाल के समय में जब अंग्रेजों को भारतीय लोगों के साथ खड़ा होना था, उनका सहयोग करना था, जो टैक्स होती थी उसमें कमी करनी थी, लोगों को जो अनाज है वो मुफ्त में बांटना था, उस समय अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को अकेला छोड़ दिया। उन्होंने उनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उस विकट परिस्थितियों में अंग्रेजों का जो असली चेहरा वो सामने निकल कर आया और लोगों को यह पता चल गया कि अंग्रेज हमारे साथ देने के लिए नहीं, हमारे विनाश के लिए है। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, जापान की रूस पर जीत 1905, इथोपिया की इटली पर जीत ने इस मिथक को तोड़ दिया कि यूरोपीय अजय हैं। धीरे धीरे क्या हुआ आपके सामने भाई, ऐसे लगने लगा था कि अंग्रेजों को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन इथोपिया की इटली पर जो जीत होती है, जापान की रूस पर जीत होती है, साथ के साथ क्या होता है, अब जापान छोटा सा देश है और रूस कितना बड़ा देश था, तो क्या हो गया भाई, जब जापान छोटा सा देश रूस को हरा सकता है, यूथोपिया है वो एक छोटा सा देश आपके सामने, वो इटली जैसे बड़े देश को हरा सकता है, तो ये भारतीय लोगों को भी महसूस होने लगा। और अंग्रेज अफगानिस्तान में भी हार गए थे, तो ऐसे लगने लग गया था कि अब अंग्रेजों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेढ़ी खीर नहीं है, हम भी हरा सकते हैं, अगर जापानी अगर रशिया को हरा सकते हैं तो। योग्य नेतृत्व है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे जो भारतीयों ने क्या क्या स्वावलंबन और आत्मसम्मान का पाठ बिठाया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारतीय जन्मभूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि और हमारी जो आपके सामने जो ये भूमि है, जो भारत माता है, इस पर हमारा ही शासन होना चाहिए। कोई विदेशी लोग हमारी आप भूमि पर आकर कैसे राज कर सकते हैं, हमारे लोगों पर कैसे राज कर सकते हैं, इसकी बात को उन्होंने सशक्त के साथ उठाया और भारतीय लोगों को स्वावलंबन, अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीना सिखाने की बात की। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो बाल गंगाधर तिलक है, उनके द्वारा नारा दिया गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। समझ में आ गया, जन्म से मुझे अधिकार रहा है, मिला है भारत पे राज करने का। स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1908 के बीच में बंगाल विभाजन का विरोध शुरू हुआ और भारतीय संघर्ष के इतिहास के मील का पत्थर साबित हुआ। क्या हुआ, जो बंगाल का जो विभाजन है उसका जो विरोध होना शुरू हुआ धीरे धीरे, और ये भारतीय जो संघर्ष है के इतिहास में सबसे मुख्य हिस्सा था। स्वदेशी आंदोलन है, ये भारत में जो बंगाल के जो विभाजन से जो ये उग्रवादी जो लोग हैं उनके आंदोलनों की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये बहुत बड़े सिद्ध होते हैं। मैं तो पहले बार बहिष्कार, बाइकआउट को एक राजनीतिक हथियार बनाया गया कि अंग्रेजी लोगों को आप तभी हरा सकते हो जब आर्थिक दृष्टि से उनको कमजोर करोगे। मतलब भाई अंग्रेजों के हाथों में पैसा मत आने दो, अंग्रेज अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे। अंग्रेज क्यों, हर व्यक्ति कमजोर, अगर उसके हाथों में धन संपदा नहीं होगी तो कैसे कम हो सकती है। उनको टैक्स तो तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो चीजें बन के आ रही है ना वो मत खरीदो, तो इससे इनके पास आर्थिक रूप से कमजोर होंगे और इनकी पकड़ है वो कमजोर होगी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, स्वदेशी वस्त्र शिक्षा उद्योगों को बढ़ावा दिया। भारतीय लोगों ने कसम खा ली कि हम स्वदेशी चीज, हमारे भारत में बनी हुई चीजों को ही पहनेंगे, हम भारतीय शिक्षा को अपनाएंगे, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देंगे, हम विदेशी चीजों को धीरे धीरे भारत से, देश से बाहर निकालकर फेंकेंगे। भारतीय हस्तशिल्प को पुनः जीवित किया गया, छात्रों व महिलाओं में पहली बार सड़क पर ला खड़ा कर दिया। जो भारत के अंदर जो भारतीय शिल्प कला है, भारतीय जो शिल्प कला है उसको फिर से जीवित किया गया। छात्र व महिलाओं को सबसे पहले आपके सामने क्या है, सड़क पे आई, बाहर निकल कर आई और भारतीय जो आपके सामने जो अपनी संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का काम किया। अब इसमें अलग अलग आंदोलन हुए। पहला होम रूल आंदोलन है 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने दो अलग अलग होम रूल लीगों की स्थापना की। क्या क्या, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्या की, दो अलग अलग होम रूल लीग बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहकर शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। ब्रिटिश अंग्रेजों से धीरे धीरे बातचीत करके उन लोगों को मनाकर ये प्रयास करना कि आपके सामने कैसे न कैसे अपन क्या कर सके, उनके जो आपके सामने जो स्वशासन है उसको प्राप्त कर सके।
इस आंदोलन, इस स्वतंत्रता आंदोलन की सुस्त पड़ी मसाल को फिर से जलाया। ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आपके सामने 1916 के आसपास क्या हो गया था, अचानक से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है वो कमजोर पड़ना शुरू हो गया था। तो उस कमजोर पड़े हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में फिर से बुझी हुई आपके सामने जो अग्नि होती है उस पर चिंगारी देकर उसको फिर से प्रज्वलित करने का काम किया गया। क्यों भाई, आपके सामने, क्योंकि ये वो लोग थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो अंग्रेजों के साथ